कि जाति अमेरिका में नहीं है, जाति रसिया में नहीं है, जाति इंग्लैंड में नहीं है, जाति इटली में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्पेन में नहीं है, ऑस्ट्रिया में नहीं है, जाति जापान में और चाइना में भी नहीं है, जाति ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी नहीं है, जाति भारत को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी जातियां नहीं है। तो फिर भारत में ही जातियां क्यों हैं? जिस देश में समाज जातियों में बटा होगा, जिस देश में इंसान इंसान के अंदर भेद होगा, जिस देश में स्त्री और पुरुष के अंदर एक भयंकर खाई होगी, वो देश कभी दुनिया में तरक्की के मामले मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इतने अच्छी संख्या में आए, और ज़्यादा आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि जहां महिलाओं की संख्या नहीं होती वो मूवमेंट कभी चल नहीं सकते। आदरणीय भिक्खु संघ, सभी हमारे अतिथिगण, माताओं बहनों और साथियों, कुछ चीज़ें हैं जो मन में हैं, कुछ सवाल हैं और वो सवाल अंदर ही अंदर मन को परेशान करते हैं। लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, पहचान बनाते हैं और फिर वो चक्कर में लग जाते हैं किसी तरह टिकट मिल जाए, निगम पार्षद बन जाए, ग्राम प्रधान बन जाए, जिला पंचायत का मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, बन जाते हैं तो फिर पूरी ताकत लगाते हैं किसी तरह मंत्री बन जाए। और ज़्यादातर लोग जब कुछ पा लेते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान बन जाए, चाहे जिला पंचायत में जीत जाए, चाहे नगर निगम में जीत जाए, चाहे एमएलए बन जाए, चाहे एमपी बन जाए, उसके बाद जिन लोगों की वजह से बनते हैं, जिनकी वोट से बनते हैं, उन्हीं से मिलने के लिए फिर उन पर टाइम नहीं रहता। जिस समाज की बात करके वो लोग कुर्सी हासिल करते हैं, कुर्सी हासिल करते ही कुर्सी के इतने वसीभूत हो जाते हैं, वो उसी समाज को भूल जाते हैं जो समाज उसको कुर्सी देता है। लेकिन मैं 1982 में 9th क्लास में पढ़ता था और 9th क्लास में पहली बार दिल्ली में एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बनते धम्मथीरो। बनते धम्मथीरो जी को उनके प्रवचन हमने सुने और हम उनके प्रवचन से इतने प्रभावित हुए। 1982 में 9th में पढ़ता था, मैं सोचो कितनी उम्र रही होगी, मैं 14 साल का था। और तथागत बुद्ध के बारे में जानकर, जैसे उनके ज्ञान के बारे में जाना, वहां से मैंने अपने जीवन की सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अंबेडकर जागृति संघ बनाया, बच्चों को 450 बच्चों को हर रोज मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। मेरे और साथियों ने और मैंने मिलके आगे बढ़ते हुए मुक्ति से जुड़ा, फिर बाबा साहेब के बनाए समता सैनिक से जुड़ा और लगातार काम करते हुए, आपको याद होगा सीकर में 2002 के आसपास, 2003 में वहाँ हमारे 5 लोगों की हत्या हुई। उन हत्याओं के खिलाफ वहाँ आंदोलन छेड़ा और वहाँ के उस वक्त के जो मंत्री थे, उन्होंने पुलिस से लाठीचार्ज करा के झूठा केस बना के अरेस्ट करवा दिया। 10 साल सीकर में आके तारीख भुगती, फिर बरी हुए, क्योंकि सच तो सच रहता है, झूठ झूठ रहता है। और वहां से समाज का काम करते हुए
एमएलए बने और एमएलए बनकर मंत्री बने। समता सैनिक दल का भी एक छोटा सा सिपाही भर्ती हुआ 1987 में और 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना। 8 साल तक लगभग राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा और राजस्थान में तो लगभग सारे जिलों में समता सैनिक दल के निर्माण में हम लोगों ने सबने मिलकर भूमिका निभाई। बनते के आनंद जी उस वक्त केसी खटनावालिया हुआ करते थे, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे समता सैनिक दल के। बाद में तो फिर राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हमारे साथ। वहां से सफर करते हुए यहां तक पहुंचे और कुर्सी मंत्री तक की पाली, लेकिन मन शांत नहीं है, मन दुखी है। कई बार रात को एकदम अचानक से चौंक के नींद खुल जाती है। एक सवाल है जो बार बार परेशान करता है, किसी बच्चे को अगर प्यास लगेगी तो क्या पानी नहीं पिएगा? क्या पानी पे भी किसी एक का अधिकार है? ये तो हम बचपन से जब अपने बाबा साहब को जाना पड़ा, उनके बारे में पढ़ के दिल दुखता था, दिल रोता था कि जब वो छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, उनको प्यास लगती थी तो जब तक चपरासी आके पानी ना पिलाए तब तक उनको प्यासा रहना होता था। यानी घड़े को छूने का उनको अधिकार नहीं था। सोच के देखो, जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था और बाल भीम को प्यास लगती थी, तो चूंकि चपरासी छुट्टी पर है तो स्कूल में बिना पानी पूरा दिन निकाल देते थे, पानी नहीं मिलता था। उस घटना को, उस बात को देख के दिल दुखता है। लेकिन जब हम आज देख रहे हैं, आजादी के 75 वर्ष बाद भी, और अगर उस वक्त की बात करें तो उस वक्त से 125 साल बाद भी, आज भी अगर घड़े के हाथ लगाने मात्र पे इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, मूंछ रखने पर, सोशल मीडिया पर मूंछ रख के फोटो डालने से किसी को इतना भी नफरत हो सकती है क्या कि जितेंद्र मेघवाल दलित है, मूंछ रखता है, सुंदर दिखता है, मुझे इसका मूंछ रखकर, मूंछ पहनाते हुए सोशल मीडिया पे फोटो डालना अच्छा नहीं लगता, ये इतना सुंदर है भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। कैसे कैसे दुनिया में जी रहे हैं हम? ये कोई भारत को मजबूत करने वाली बात तो नहीं है, ये भारत को शर्मसार करने वाली बात है। आप बताइए मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे आपका ऑपरेशन होना है, आप खून का इंतजाम करो, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्या आपने आज तक सुना है किसी को यह कहते हुए कि मुझे ब्लड केवल ब्राह्मण का चाहिए, या मुझे ब्लड केवल क्षत्रिय का चाहिए, या मुझे ब्लड केवल वैश्य का चाहिए? तब तो सब ये कहते हैं भाई ब्लड की जरूरत है, ब्लड जान बचानी है किसी की, कोई भी यार ब्लड डोनेट कर दे, कोई भी आ जाए, यही कहते हैं ना। इसका मतलब कुदरत ने तो इंसान पैदा किया, कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। और वैसे भी हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि जाति अमेरिका में नहीं है, जाति रसिया में नहीं है, जाति इंग्लैंड में नहीं है, जाति इटली में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्पेन में नहीं है, ऑस्ट्रिया में नहीं है, जाति जापान में और चाइना में भी नहीं है, जाति ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी नहीं है, जाति भारत को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी जातियां नहीं है। तो फिर भारत में ही जातियां क्यों हैं? और जातियों के वजह से उत्पीड़न क्यों है? इस पे क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? जाति किसने बनाई और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के होने से नुकसान किसको हुआ?
कभी हमें क्या सोचना नहीं चाहिए कि 3,500 साल तक भारत में 90% लोग गुलाम रहे? धर्मशास्त्रों में लिखकर 90% लोगों को 3,500 साल तक पढ़ने नहीं दिया, उस पर पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। 3,500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों को व्यापार करने पर और संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। आखिर ऐसी सामाजिक व्यवस्था को कोई क्यों स्वीकार करे? जिस सामाजिक व्यवस्था में कोई जन्म से नीच है, कोई जन्म से ऊंचा है। जिस सामाजिक व्यवस्था में किसी को जन्म से जाति की वजह से उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, जिस सामाजिक व्यवस्था में किसी को व्यापार करने से वंचित रखा जा रहा है, जिस सामाजिक व्यवस्था में लोगों को पढ़ने लिखने से वंचित रखा जा रहा है, ऐसी व्यवस्था में क्यों रहना चाहिए लोगों को? और जिस धर्मशास्त्र में महिला को पुरुष की संपत्ति बताया गया हो, जिस धर्मशास्त्र में महिला को, पुरुष को, पति को खुश रखना, उसके लिए बच्चे पैदा करना, केवल इतना सा ही उसको स्थान दिया हो, क्या उस व्यवस्था में देश आगे बढ़ पाएगा? कोई गाड़ी जो 2 पहियों पर चलती है, अगर एक पहिया बड़ा हो और एक पहिया छोटा हो, और एक और गाड़ी बगल में है जिसके दोनों पहिए बराबर हों, उन दोनों गाड़ियों की अगर रेस लगवा दी जाए, ईमानदारी से बताइए कौन सी गाड़ी जीतेगी? जिसके दोनों पहिए बराबर हों, वो गाड़ी जीतेगी। तो भारत पूरी दुनिया में क्यों पिछड़ रहा है? भारत पूरे दुनिया के मुकाबले में जनसंख्या में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। और वो भारत जो सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वहां तक फैला हुआ पूरा भारत बौद्ध में था। और वो भारत जो महान सम्राट अशोक के टाइम पे दुनिया में जिसकी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे थी, जो आज भी जनसंख्या में पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो भारत इतना क्यों पिछड़ गया? उस भारत में कुपोषण के शिकार क्यों हैं लोग? उस भारत में पेट भरने के लिए अपने बच्चे को क्यों बेच देते हैं लोग? उस भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके हत्या क्यों हो जाती है? उस भारत में घड़े छूने पर हत्या हो जाती है। उस भारत में मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है। उस भारत में घोड़ी पर बारात निकालने पर दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है। तो जिस देश में समाज जातियों में बटा होगा, जिस देश में इंसान के अंदर भेद होगा, जिस देश में स्त्री और पुरुष के अंदर एक भयंकर खाई होगी, वो देश कभी दुनिया में तरक्की के मामले मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। एक जाति अपनी जाति की वजह से देश के सारे संसाधनों की मालिक बन जाए और अनेकों जातियां दलित, पिछड़े, आदिवासी होने की वजह से देश की संपत्ति, संपदा सबसे दूर रह जाए। जिस प्रकार अगर एक शरीर का एक अंग इतना मजबूत हो जाए कि वो हथौड़े से भी ना टूटे, एकदम लोहे के बराबर, अगर एक शरीर की एक बाजू लोहे के बराबर मजबूत हो जाए और बाकी का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाए, और एक शरीर दुबला पतला लेकिन स्वस्थ, उन दोनों के बीच में अगर दौड़ लगवा दे, कौन जीतेगा? दुबला पतला जीतेगा जो स्वस्थ है, बेशक से वो पतला है, कमजोर है।
लेकिन वो व्यक्ति जिसका एक बाजू लोहे हार्ट बहुत मजबूत है लेकिन बाकी का शरीर पैरालाइज है, तो पैरालाइज शरीर उस दुबले पतले व्यक्ति का तोड़ में मुकाबला नहीं कर सकता। यही कारण है कि जो देश भारत के बाद आजाद हुए, जो छोटे छोटे देश हैं जिसमें भारत के मुकाबले में प्राकृतिक संपदा नहीं है, उसके बावजूद वो देश आगे निकल गए और पूरे धन धान्य प्राकृतिक संपदाओं से सराबोर भारत उन देशों की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़ गया। क्योंकि यहां केवल एक बाजू को तो लोहालाट कर दिया, लेकिन इस जातिवादी व्यवस्था ने देश के 95% को पैरालाइज कर दिया। हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया यार, हजारों साल तक व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा। धर्मशास्त्रों में यहां तक लिख दिया कि अगर कोई शूद्र दलित अछूत अगर संपत्ति जोड़ ले तो उसकी संपत्ति को छीन लेना चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था से भारत मजबूत होगा? और ये जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, सही कहूं तो ये मानसिक रूप से बीमार हैं। सही कहूं तो जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं, जो देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, जो देश में लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, वो लोग सच्चे मायने में देशद्रोही हैं। देशद्रोही होने की डेफिनेशन में इस बात को जोड़ा जाना चाहिए, जो समाज में विघटन पैदा करें, जो समाज में नफरत पैदा करें, जो जाति धर्म के नाम पर हत्याएं करें, ऐसे लोगों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, जब भारत आजाद हुआ, ये तो आप सब जानते हैं, अलग अलग मंचों से सुनते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा अपना जीवन लगाया। उनके 4 बच्चे इलाज के अभाव में मर गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बावजूद अपना पूरा जीवन लगाकर, पूरा जीवन का बलिदान देकर, संघर्ष करके हमारे देश की महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उन्होंने 3500 साल की गुलामी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उनके जाने के बाद हुआ क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते खोल गए। कॉलेजों में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल गए। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनने के रास्ते खुल गए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन करके हमारे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, नगर निगम काउंसलर, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति बनने के रास्ते खुल गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जब मैं अकेला पढ़ लिख कर यहां तक आया और मैंने अकेले ने पूरा जीवन बलिदान करके, संघर्ष करके अपने लोगों को उनके हक और अधिकार सुनिश्चित किए, तो जब मेरे समाज के इतने सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वो जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, फिर पूरे देश को लेकर आगे बढ़ेंगे, पूरे समाज को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद समाज को धोखा दिया। वो अपने परिवार तक सीमित हो गए, वो अपने बच्चों तक सीमित हो गए। अगर वो अपने परिवार को बढ़ाते हुए, अपने बच्चों को बढ़ाते हुए थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा समाज के लिए लगाते, तो शायद जो दुर्दशा आज हमें देखनी पड़ रही है, ये नहीं देखनी पड़ती। उन्होंने सोचा नहीं था कि जिन लोगों को रिजर्वेशन की व्यवस्था करके मैं संसद के अंदर भेज रहा हूं, जिनको मैं विधानसभा में भेज रहा हूं, मंत्री बना रहा हूं, वो तो ये सोचते थे जब ये जीत के जाएंगे, अगर समाज पे कहीं पर जुल्म जाती होगी, कहीं अत्याचार होगा, तो हमारे ये जनप्रतिनिधि संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अपने समाज के दुख दर्द को उठाएंगे, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे लोग जीत कर तो अपने रिजर्व सीट से जाते हैं
लेकिन वहां जाने के बाद समाज के साथ गद्दारी कर देते हैं, धोखा कर देते हैं, समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं हैं, चुप्पी साध लेते हैं। यह शर्म की बात है। उनको याद रखना चाहिए, आप रिजर्व सीट से जीत कर आए हैं, आपकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, आपकी ये मॉरल जिम्मेदारी भी है कि आप समाज के दुख दर्द को मजबूती के साथ वहां उठाएं। लेकिन नहीं उठा रहे, गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये समाज के लोग उनको जवाब जरूर देंगे। एक और मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब भारत आजाद हुआ और बाबा साहेब के बलिदान से हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खुले, नौकरी के रास्ते खुले, धीरे धीरे हमारे लोग पढ़ने लगे, हमारे लोग नौकरियों में आने लगे। तो कुछ लोगों को यह तकलीफ हो गई कि जिस समाज के लोग 16-16 घंटे हमारी फैक्ट्री में, हमारे खेत में काम करते थे, वो काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, जब चाहे हम उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते थे, वो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। आज उस समाज के लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं। आज उस समाज के लोग जुर्म के खिलाफ थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। आज उस समाज के लोग हमारे बगल में कुर्सी पे बैठने लगे हैं। आज उस समाज के लोग जुर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं। आज उस समाज के लोग धरने प्रदर्शन करके अपनी आवाज उठाने लगे हैं। इस समाज के, इस गूंगे बहरे समाज के पास ये बोलने की ताकत कहां से आई? जब उन्होंने इस पे चिंतन शुरू किया तो उनको समझ आया कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, पढ़ने लिखने से इन्हें अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी मिल गई, पढ़ने लिखने से इनको ज्ञान मिल गया, नौकरियों से इनके घर में थोड़ा पैसा आने लगा। तो जब ज्ञान मिला, अधिकारों की जानकारी हुई, घर में थोड़ा पैसा आने लगा, इससे लोगों के अंदर बोलने की ताकत आ गई, बोलने का सामर्थ्य आ गया। तो उन लोगों ने सोचा इसका मतलब बोलने की ताकत इन्हें पढ़ने लिखने से आई है, इनके घर में कुछ पैसा नौकरियों की वजह से आया है, फिर से इनके पढ़ने लिखने पर बंदिश लगानी होगी, फिर से इनके पढ़ाई के रास्तों को बंद करना होगा, फिर से इनके सरकारी नौकरियों आने के रास्ते को बंद करना होगा। और 40 साल पहले उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था बना गए कि सरकार बनाने के लिए वोट की जरूरत है और वोट इनके पास है। अब इनकी वोट लेनी है तो इनका पढ़ाई का रास्ता दोबारा बंद कैसे करें, इनकी रिजर्वेशन कैसे खत्म करें, फिर वोट लेना है। तो वो लोग इतने चालाक और धूर्त हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने अपनी चालाकी से, अपने षड्यंत्र से एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी। क्योंकि पहले सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। अमीर के बच्चे हों या गरीब के बच्चे हों, मजदूर के बच्चे हों या किसान के बच्चे हों, चपरासी के बच्चे हों चाहे प्रधानमंत्री के बच्चे हों, चूंकि सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर अगर पक्षपात करता भी था तो वो इतना करता था, गरीबों के बच्चों को उठा के पीछे बिठा देता था, अपने चहीते बच्चों को आगे बिठा देता था। पढ़ाता तो जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था तो पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। उसमें जिस बच्चे में लगन होती थी पढ़ने की, जिस बच्चे में प्रतिभा होती थी, वो उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के वो बच्चे जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। और जब वो आगे बढ़ने लगे तो बोलने की ताकत आने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि इन स्कूलों को हम बंद तो नहीं कर सकते, इनके पढ़ने पर दोबारा से धार्मिक बंदिश तो नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने फिर षड्यंत्र किया, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक एक करके प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए। जिस सरकारी स्कूल में 100 टीचर की जरूरत थी, वहां पे टीचर रह गए 20, 15, 25। क्या 25 टीचर 100 टीचरों का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना।
और ये हालात ऐसे पैदा कर दिए कि देश के अंदर जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पसंद कर रहा है। वो कह रहा सरकारी में पढ़ेगा तो कुछ बन नहीं पाएगा, वो कोशिश करता है कि प्राइवेट में पढ़ा दें। और प्राइवेट स्कूल के अंदर जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाएं एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हजार रुपया शहरों में पब्लिक स्कूल में खर्च होता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे अगर उसको पढ़ाने तो 15 से 20 हजार रुपया कम से कम 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए एक मां बाप को चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज के 99% लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम अगर जोड़ ली जाए, पूरे देश की अगर संख्या में देखें तो 99% लोग हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम एक महीने की 8,000 से 10 से 15-20 हजार के बीच में है। 99% लोग, तो वो 99% लोग जिनके पूरे परिवार की इनकम 8,000 से 20,000 के बीच में है, 5,000 से, बल्कि कहीं तो हो सकता 5 से भी कम हो, लेकिन एवरेज अगर निकालेंगे तो 99% हमारे समाज के लोगों की एवरेज इनकम 10,000 तक है। तो क्या हमारे 99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते ना? तो कहां पढ़ेंगे उनके बच्चे? मजबूरी में सरकारी में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूलों को उन्होंने पढ़ने के लायक छोड़ा नहीं, टीचर भर्ती वहां कर नहीं रहे, पढ़ने का माहौल नहीं है। यानी कि जानबूझ के साजिश के तहत उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। आज हालत ये आ गई है, मैंने पूरे आंकड़े चेक किए हैं, पिछले 15 से 20 सालों में देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए और 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल खुल गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो रही है? देश की जनसंख्या तो बढ़ी है ना? तो जब देश की जनसंख्या बढ़ी है तो सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे या बंद होने चाहिए थे? और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तो बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि वो जानते हैं सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके मन में तकलीफ है कि अगर गरीबों, मजदूरों, किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? वो हमारे बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं, यानी हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। और चूंकि हमारे लोग थोड़े बहुत रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आए, एक षड्यंत्र और किया। एक तरफ उन्होंने सरकारी एजुकेशन सिस्टम को कमजोर किया, दूसरी तरफ उन्होंने भारत सरकार के उपकरणों को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया, बेच दिया। आज स्थिति यह है, भारत की सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, रेलवेज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया। एक एक करके देश के सारे संसाधन इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ बेच दिए। और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म, वहां नौकरी खत्म। और तो और बाद में लेटरल एंट्री ले आए, लेटरल एंट्री से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर सरकार में बना रहे हैं और वहां पे सीधा लिख देते हैं इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी आपके बच्चों के भविष्य को ये खत्म कर रहे हैं, आपके बच्चों के सपनों को ये लोग बेच रहे हैं, देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों बेच रहे हैं। और इसमें हमारा आपका सहयोग है, ये ऐसे ही नहीं बिक रहा सब, इसमें हमारा शामिल है, हमारी गलतियां हैं। क्योंकि शायद आपको पता ना हो, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब हम अपनी सरकार चुनेंगे,
तो सरकार चुनने के लिए किस किस को वोट का अधिकार मिलना चाहिए? आपको जान के ताजुब होगा, संविधान सभा के लगभग सारे सदस्य, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को छोड़ के, संविधान सभा के लगभग सारे सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, केवल उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे, लगभग सारे संविधान सभा के सदस्य। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि जिन धर्मशास्त्रों में हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, उसकी वजह से हमारे लोग तो ग्रेजुएट हो नहीं पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। धर्मशास्त्रों में लिख के देश के 90% से ज्यादा लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इसकी वजह से देश के 90% से ज्यादा लोग इनकम टैक्स पे ही नहीं बन पाए, पूंजीपति नहीं बन पाए। तो क्या देश की सरकार जो बने, उसको बनाने के लिए, चुनने के लिए देश की संविधान सभा के सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे? क्योंकि देश की आधी आबादी महिला, चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, उसको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो भी ग्रेजुएट नहीं बन पाए, महिलाएं भी नहीं बन पाई। उनको भी व्यापार करने का, संपत्ति रखने का हक नहीं था, इसलिए वो इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाई। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य देश के 95% लोगों को वोट का अधिकार देने के फेवर में नहीं थे। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी बात को मान लेते और केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता, तो जो 5% लोग जिसकी सरकार चुनते, वो सरकार केवल उन्हीं 5% लोगों के लिए काम करती। फिर हमारे लिए कोई स्कूल अस्पताल नहीं बनते, फिर हमारे लोगों के लिए कोई नौकरियां नहीं लगती। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी काबिलियत से पूरी की पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। तो फिर हम लोग देश को कमजोर करने में, देश को उसके संसाधनों को बेचने में शामिल कैसे हुए? आप कहोगे हमने तो नहीं किया ऐसा कुछ, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने किया, ज्यादातर लोगों ने किया। आप लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिलाया, और हमने अपनी वोट शराब की बोतल में, 1000-2000 रुपए में, 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच दिया। और जिन पूंजीपतियों के पैसे से उन्होंने हमारी वोट को खरीदा, सरकार बनाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों उन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया। तो क्या हम दोषी हैं या नहीं है? दोषी है ना। लेकिन अब संभलने का समय आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, घड़े छूने पे हत्या हो रही है, मुंह छिड़कने पे हत्या हो रही है। अभी मैं कल पढ़ रहा था यूपी के अंदर, एक 6ठी क्लास के बच्चे ने टीचर की बाइक छू दी, मोटरसाइकिल। उस बच्चे को टीचर ने बहुत बुरी तरह मारा कि ये दलित है, मेरी बाइक कैसे छू दी, अपवित्र कर दी मेरी बाइक। तो भैया एक सवाल तो बनता है, और उस सवाल का जवाब इन जातिवादी लोगों को देना होगा। चैन से नहीं बैठेंगे हम यहां मंत्री बन के कुर्सी तोड़ने नहीं आए। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ईमानदार सिपाही हैं। हम गद्दारी नहीं करेंगे। हम पूरी वफादारी के साथ, हम अपने देश के प्रति भी वफादार हैं, हम अपने देश के संविधान के प्रति भी वफादार हैं, हम अपने समाज के प्रति भी वफादार हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति भी ईमानदार हैं, वफादार हैं। तो हमें एक सवाल तो पूछेंगे, सवाल बनता है, अगर हमारे घड़े छूने मात्र से हत्या हो रही है, तो भाई इस घड़े को बनाने वाले लोग तो हमारी समाज के हैं, फिर इस घड़े में पानी क्यों पीते हो? जिस खाने को आप खाते हैं, खेत में मजदूर के तौर पर, बेशक हम जमीन के मालिक ना हो, पर खेत में मजदूर के तौर पर अन्न तो हम ही लोग उगाते हैं।
तो क्या आप खाना खाना बंद कर दोगे? जिन अस्पतालों में आप इलाज कराने जाते हैं, उन अस्पतालों का निर्माण मजदूर के तौर पे मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप उन अस्पतालों में जाके इलाज कराना बंद कर दोगे? जिन स्कूल कॉलेजों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन इमारतों का निर्माण मजदूर के तौर पे हमारे समाज के लोग करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को उन स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना बंद कर दोगे? जिन जूते और चप्पलों को आप पहनते हैं, उन जूते चप्पलों को मेरे समाज के लोग बनाते हैं। क्या आप जूते और चप्पल पहनकर उतार के नंगे पैर रहना शुरू कर दोगे? और जिस कपड़े को आप पहनते हैं ना, जिस कपास को हमारा मजदूर किसान उगाता है, जिस कपड़े को हमारे लोग बुनते हैं, क्या आप उन कपड़ों को पहनना बंद कर दोगे? सोच के देखो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ पाओगे? ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे कोई समाज नहीं चलता। देश चलता एकजुटता से, देश चलता आपस में प्यार से, देश चलता सबको साथ लेके चलने से। और दूसरी बात, ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो खेत की जमीन हो, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, खनिज पदार्थ की खाने हो, जहां अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग ईमानदारी से बताइए, क्या खेत की जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? क्या देश के जो प्राकृतिक संसाधन है कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, जो प्रकृति से पैदा होता है, उसका मालिक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसका मालिक तो देश की सरकार को होना चाहिए। और भारत का संविधान कहता है, देश के जितने संसाधन है सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन संसाधनों के मालिक चंद लोग ना हो। ये देश की सरकारों की जिम्मेदारी है, वो संसाधनों का विकेंद्रीकरण सभी लोगों में समान रूप से करें। किसी के साथ जाति की वजह से, धर्म के साथ की वजह से पक्षपात ना करें। तो फिर हमारे लोग खेत के मालिक क्यों नहीं है? देखें, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? हम तो इस छोटे से रिजर्वेशन की बात करते हैं जिसको छीन लिया। अब केवल रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। कल छीनना है रिजर्वेशन, आज छीन लो, हम तैयार हैं। लेकिन हमें जातिवाद से, छुआछूत से मुक्ति चाहिए। आप सब कुछ ले लो, हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। रिजर्वेशन केवल एक नाम है, इससे हमारी बदनामी तो हो रही है, पर मिल कुछ नहीं रहा। कहीं एक वैकेंसी निकलती है, कहीं दो निकलती है। नौकरी लग किसकी रही है? किस बात का लालच? देश का संसाधन तो तुम ही कब जा रहे हो, उसमें हमारा हिस्सा चाहिए। सरकार जितने ठेके निकालती है, ठेकों में हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। देश के सारे संसाधनों में हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। देश की सारी नौकरियों में हमें अपने जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। देश के सारे न्यायालयों में हमें अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सा चाहिए। अब लड़ाई हिस्सेदारी और भागीदारी की होगी। अब लड़ाई हिस्सेदारी भागीदारी की होगी। अब हम अपनी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम अपने किसी युवक की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश को एकजुट रखना है तो आपस में भाईचारा पैदा करो। देश के संविधान के प्रति सबको नतमस्तक होना चाहिए। देश के संविधान को जलाने वाले लोग देश के गद्दार हैं। देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले, हत्या करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। अब ऐसे गद्दारों को संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग जवाब देंगे। हमारा समाज तैयार है। तैयार है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के, क्या तैयार है? तो आज संकल्प लीजिए, दोनों हाथ खड़े रखे। जब तक संकल्प लिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे। आपने जो जिम्मेदारी समाज की हमें दी है, हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और किसी कीमत पे अपनी बहन बेटी की, अपने भाई की इज्जत पे हम आज नहीं आने देंगे। हम देश के ऊपर, देश के तिरंगे के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। हम देश के अंदर शांति का वातावरण पैदा करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे। और जो लोग इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे।
क्या आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।